हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसका बेसिक नॉलेज वाला वीडियो आप पहले देख लें। तो उसमें जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं तो उसे आप एक बार देख लें। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देखेंगे यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, इनको हमको हल करके आंसर लिखना है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है a का मान दिया है 7, d का मान दिया है 3 और n का मान दिया है 8। an का मान हमको ज्ञात करना है। तो an वाला जो फॉर्मूला होता है जिसमें n पदों का योग यानी nवां पद ज्ञात करते हैं, वो वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो हमें पहला वाला प्रश्न देखते हैं जिसमें पहले वाले में a का मान दिया है 7, d का मान 3, n का मान 8 है और an का मान हमको ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे सीधे nवां पद वाला सूत्र लगाएंगे। ये होता है an बराबर a प्लस n-1 और बाहर कोष्टक के बाहर हो जाएगा d। an का देखेंगे, an का मान हमको ज्ञात करना है तो an को हम वैसे ही रहने देंगे बराबर a की जगह देखेंगे यहाँ पर दिया है हमें 7 धन n का मान यहाँ हमें दिया है 8 ऋण 1 और फिर बाहर d है तो d की जगह रखना है 3। तो ये हो जाएगा 7 धन 8 में से 1 यहाँ घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7 और बाहर पे है 3, मतलब इन दोनों का गुणा रहेगा। तो 7 धन यहाँ 7 और 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21। अब हम 7 और 21 को यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28। इसका मतलब an का मान आ रहा है हमारा 28। तो ये पहले का आंसर हो चुका हमारा 28। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में देखेंगे a का मान दिया है ऋण 18, d का मान तो हमें ज्ञात करना है, यहाँ खालिस्तान दिया है, n का मान यहाँ पे 10 दिया है और an का मान यहाँ पर 0 दिया है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 और बाहर हो जाएगा d। तो अब हम यहाँ पे मान रखेंगे, देखेंगे an का मान हमारे पास दिया हुआ है 0, तो यहाँ रख लेंगे 0 बराबर a का मान यहाँ पर हमें दिया हुआ है ऋण 18, तो ऋण 18 रखेंगे धन n का मान यहाँ पर देखेंगे n का मान दिया है 10 ऋण यहाँ पे देखेंगे ऋण है पहले से और ये 1। फिर d का मान देखेंगे, d का मान तो हमें ज्ञात करना है तो d को वैसे ही रहने देंगे, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखेंगे पहले ऋण 18 को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ऋण 18 इस तरफ आके धन 18 हो जाएगा। तो यहाँ इस तरफ धन 18 हो जाएगा बराबर ये ऋण 18 तो इस तरफ आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा धन और 10 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9। तो सामने धन चिन्ह नहीं लगाएंगे और फिर ये हो जाएगा d। अब हम यहाँ से 9 को भी पक्षांतर करेंगे, देखेंगे दोनों साथ में है मतलब गुणा में है तो 9 जाएगा इसके भाग में यानी कि 18 के बटे में हो जाएगा 9। तो बराबर में इस तरफ में बचेगा d। देखेंगे 9 से 18 यहाँ पर कट जाएगा 2 बार में तो यानी कि यहाँ पर बच रहा है 2। ये आ गया हमारा d का मान। तो यहाँ पे d का मान निकल चुका है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो तीसरे नंबर का है। वहां पर देखेंगे a का मान इस बार हमें ज्ञात करना है, बाकी तीनों मान दिए हुए हैं। तो सीधे nवां पद वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। an बराबर a प्लस n-1 और फिर बाहर हो जाएगा d। तो an की जगह देखेंगे यहाँ पर रखना है ऋण 5 बराबर a का मान तो हमें ज्ञात करना है तो इसको a ही रहने देंगे प्लस n का मान यहाँ पर देखेंगे 18 है ऋण 1 और फिर d का मान देखेंगे ऋण 3 रखना है तो इसको कोष्टक में रखेंगे क्योंकि ऋण 3 रख रहे हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 5 बराबर a प्लस यहाँ पर देखेंगे 18 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 17 और कोष्टक के बाहर है ऋण 3। अब देखेंगे 17 और ये ऋण 3 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, इस तरफ में बचेगा ऋण 5 बराबर a। यहाँ पर देखेंगे यहाँ धन है और यहाँ पर ऋण है तो धन ऋण का भी गुणा होगा तो धन ऋण का यहाँ हो जाएगा ऋण और 17 यहाँ हो जाएगा 51। तो अब हम यहाँ पे ऋण 51 को बराबर के इस तरफ ला लेंगे तो यहाँ पहले से यहाँ पर ऋण 5 लिखा हुआ है और ऋण 51 इस तरफ आके धन 51 हो जाएगा बराबर में इस तरफ में बचेगा a। तो धन ऋण यहाँ पे तो घट जाएंगे तो 51 में से यहाँ पे 5 घटा लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 46 और बड़ी संख्या के सामने का धन चिन्ह आ जाएगा तो यहाँ पर धन चिन्ह नहीं लगाएंगे और बराबर में इस तरफ में जाएगा a, यानी कि ये हमारा a का मान आ चुका है 46। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें देखेंगे यहाँ पे हमें n का मान ज्ञात करना है, बाकी सभी मान यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम nवां पद का फॉर्मूला रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा an बराबर a प्लस
n-1 और d। तो an की जगह देखेंगे हमें रखना है 3.6 बराबर a की जगह रखना है ऋण 18.9, फिर ये धन, फिर कोष्टक में n की जगह रखना है, n का मान तो है नहीं तो n ही रहने देंगे, फिर ऋण 1 और फिर d की जगह रखना है 2.5। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों साथ में है तो ये यहीं रहेगा। पहले ये संख्या अलग से है तो इसको हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ऋण वाला इस तरफ आके धन में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले 3.6 और ऋण 18.9 इस तरफ आके धन 18.9 हो जाएगा बराबर इस तरफ में ये संख्या पूरी बच जाएगी तो n-1 और ये हो जाएगा 2.5। अब यहाँ पर देखेंगे 18.9 और 3.6 को जोड़ लेते हैं। तो आप इस तरह रफ कॉपी में ऐसे जोड़कर देख लेंगे तो यहाँ पर 9 और 6 यहाँ हो जाएगा 15 की 5 हंसले का 1 और तो 8 और 1 9 10 11 12 यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ पे 1 और 1 ये हो जाएगा 2। तो मतलब 18 और 3 और ये इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22.5। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 22.5 बराबर में इस तरफ में बच जाएगा n-1 और इधर 2.5। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले 2.5 को बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 के बटे 2.5 बराबर में इस तरफ में रह जाएगा n-1। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 2.5 में से 22.5 को हम काटेंगे, यानी कि दशमलव के पहले एक संख्या के पहले दशमलव, यहाँ पर भी एक संख्या के पहले दशमलव है तो दशमलव से यहाँ पे भी दशमलव कट जाएगा। और 25 में देखेंगे 25 के पहाड़े में 225 कितने बार में आता है तो 25 अट्ठे 200 होता है और 25 नम्मा 225 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 25 से डायरेक्ट ही 9 बार में कट रहा है तो यहाँ बचेगा 9 बराबर n-1। अब इस तरफ से हम ऋण 1 को बराबर के इस तरफ ला लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऋण 1 इस तरफ आके धन 1 हो जाएगा बराबर में यहाँ बचेगा सिर्फ n। तो 9 और 1 को यहाँ जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 बराबर n, यानी कि n का मान यहाँ पर आ रहा है 10। तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करने हैं। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। जो 5वां नंबर का दिया है उसमें देखेंगे सभी मान दिए, यहाँ पे an का मान नहीं दिया है तो an का मान ज्ञात करना है। तो फिर से nवां पद वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं an बराबर a प्लस n-1 और d। an की जगह तो ज्ञात करना है तो an ही रखेंगे, an बराबर a की जगह देखेंगे 3.5 रखना है और प्लस n की जगह देखेंगे 105 रखना है ऋण 1 और फिर d की जगह रखना है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा an बराबर 3.5 धन 105 में से 1 को घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 104 और फिर बाजू में देखेंगे 0 है तो 104 और 0 का यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुणा करना है तो 104 और 0 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 धन 104 और 0 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। इस तरफ में है an तो 0 का मतलब तो कोई संख्या नहीं बची, इसका मतलब an का मान आ रहा है 3.5। तो इसका यही आंसर हो जाएगा जितना a का मान था। तो अब हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 तो खत्म हो चुका है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं फिर भी लेकिन इनको हल करके ही देखना पड़ेगा। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमें पहला जो सवाल दिया है इसमें पहला पद यहाँ 10 है, 7 4 ऐसे आगे दिया हुआ है, हमको 30वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो शुरू का जो नंबर होता है ये हमारा a का मान होगा 10। अब हम यहाँ से d का मान निकाल लेते हैं। d का मान निकालने के लिए दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाते हैं, यानी कि 7 में से 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 10 में से 7 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 3, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह लगाओगे तो d का मान यहाँ पर आ रहा है ऋण 3। अब यहाँ पे देखेंगे 30वां पद ज्ञात करना है, यानी कि ये जो है n का मान दिया हुआ है 30वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें ज्ञात करना है an का मान, ये हमें ज्ञात करना है an का जो 30वां पद होगा लास्ट में वो हमें ज्ञात करना है। n का मान यहाँ पर दिया हुआ है 30। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 और यहाँ पर आ जाएगा d। an का मान तो हमें ज्ञात करना है बराबर a की जगह देखेंगे रखना है 10 धन n की जगह रख लेते हैं 30 ऋण 1 और बाहर आ जाएगा d की जगह ऋण 3। तो इसको भी कोष्टक में लेंगे क्योंकि ऋण चिन्ह आया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 धन 30 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 29 और बाहर कोष्टक में ऋण 3 है। तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 10 धन
यहाँ पर देखेंगे धन और ये ऋण है, तो धन ऋण का यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर धन चिन्ह नहीं आएगा, धन ऋण का यहाँ हो जाएगा ऋण। अब 29 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लेते हैं, तो 29 दिया यहाँ पे 87 हो जाएगा और धन ऋण का यहाँ ऋण लगाओगे। अब 87 में से हम 10 को घटा लेते हैं, बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा और 87 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ 77 बचेगा। तो यहाँ पे ऋण 77 आंसर आ रहा है। तो an का मान वहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो धन 77 भी है, ऋण 77 भी है, तो आप धन ऋण का चिन्ह ध्यान देकर करेंगे तो यहाँ पे जो ऋण 77 है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले में देखेंगे इस तरह की यहाँ पे एक श्रेणी दी हुई है और 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो जो पहला वाला जो पद है इसको हम मान लेंगे a, यानी कि ऋण 3 जो दिया हुआ है ये पहला पद हो जाएगा। इसके बाद हम d का मान निकालेंगे। d का मान निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, यानी कि ऋण 1/2 में से ऋण 3 को घटाना है तो पहले ऋण चिन्ह लगाओगे, अब लिखेंगे ऋण 3, इसलिए इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा। तो देखेंगे ऋण 1/2 और ये ऋण का ये हो जाएगा धन और ये 3, तो ऋण 1/2 में से 3 को घटाने के लिए इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो मान लेंगे 1। अब हम नीचे का गुणा करेंगे, 2 एकम 2। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे, ऋण 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ऋण 1 ही होगा। फिर धन 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/2। यहाँ पे नीचे पे 2 है तो डी का मान आ रहा है 5/2। ए का मान हो गया ऋण 3। 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद निकालना है इसलिए एन का मान हो गया 11। 11वां पद निकालना है इसलिए, और 11वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो इतनी चीजें हमें यहाँ पे पता चल गया। अब हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो 11वां पद ज्ञात करना है, एन की जगह रख देंगे 11, तो ये हो जाएगा ए 11 हमें ज्ञात करना है, बराबर ए की जगह रखना है ऋण 3, धन एन की जगह रखना है 11 ऋण 1 और डी की जगह यहाँ पर रखना है 5/2। तो ये हो जाएगा ऋण 3 धन 11 में से 1 यहाँ घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10। इसको कोष्टक में रखेंगे, यहाँ पर गुणा में यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ गुणा है 5/2। तो देखेंगे यहाँ 2 से यहाँ पे 10 कट जाएगा, 2 से 10 यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 3 धन, यहाँ पे देखेंगे 5 है और यहाँ पे 5 है तो यहाँ गुणा करना है, 5 में 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 और 3 यहाँ धन ऋण यहाँ घट जाएंगे, तो 25 में से यहाँ 3 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 22 और बड़ी संख्या के सामने का धन चिन्ह जाएगा, तो धन तो नहीं लगाते, तो ये 11वां पद हमारा निकल गया 22। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर बी नंबर का इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे बॉक्स बने हुए, मतलब ये भी खालिस्तान टाइप ही है। इसमें भी हमें बीच में जो बॉक्स आया उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो तो बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पे हमें पहला वाला पद दिया है और तीसरा वाला पद दिया है, दूसरा वाला पद हमें यहाँ पे दिया नहीं है। तो इसके लिए जब बीच का पद हमें पता नहीं होता तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, b बराबर a धन c पूरे के बटे 2, यानी कि जो बीच वाला पद है यहाँ पे b है, ये पहला वाला पद है और ये तीसरा वाला पद है। तो a का मान यहाँ पर हो जाएगा 2 और c का मान यहाँ हो जाएगा 26। तो शुरू वाले और आखिरी वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो हमें बीच वाला पद यहाँ पे ज्ञात हो जाता है। तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, a का मान यहाँ रखना है 2 धन c का मान यहाँ रखना है 26 और पूरे के बटे आ जाएगा 2। तो अब हम जोड़ लेते हैं, तो 26 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 28 पूरे के बटे 2। यहाँ देखेंगे 2 से 28 यहाँ पे 14 बार में कट जाएगा, तो यानी कि जो बीच वाला जो पद है b उसका मान आ रहा है 14। तो बीच वाला पद आ जाएगा हमारा 14, यहाँ पे आ जाएगा खालिस्तान में 14। तो ये तो सरल था। सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पे सेकंड वाले में देखेंगे शुरू वाले में बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पर भी बॉक्स बना है। दूसरा वाला पद और चौथा वाला पद हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम उसी टाइप से हल करेंगे। यहाँ पे दूसरा पद हमें दिया है तो हम यहाँ लिख लेते हैं दूसरा पद। अब दूसरा पद के लिए फॉर्मूला उसको बोलते हैं a2, दूसरे पद को बोलेंगे a2। इसका सूत्र होता है a धन d। हमने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखे हैं, उसमें दूसरे पद का सूत्र होता है a धन d। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 13, ये हो गया हमारा समीकरण 1। और हमें दिया हुआ है चौथा पद, यहाँ लिख लेते हैं चौथा
पद, चौथा पद को का सूत्र होगा A4। तो चौथा पद का यहाँ सूत्र हो जाएगा A धन 3D, ये हो जाएगा चौथा पद का। यहाँ 4 लिखा तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये चौथे पद का ये सूत्र हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो यहाँ लिख लेंगे बराबर में 3। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए यहाँ सामने के चिन्हों को बदल देते हैं। तो यहाँ धन है तो उसकी जगह कर देंगे ऋण, यहाँ पर धन है तो उसकी जगह ऋण। तो देखेंगे A से A यहाँ कट जाएगा, और यहाँ पे धन है यहाँ ऋण है, तो धन ऋण यहाँ पे भी घट जाएगा। तो 3D में से यहाँ 1D को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2D, और बड़ी संख्या के सामने का यहाँ पर आ जाएगा ऋण बराबर, यहाँ पे भी धन की जगह बदलेंगे ऋण। तो 13 में से 3 यहाँ ये भी घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10, और बड़ी संख्या के सामने का धन चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ से ऋण 2 को पूरा पूरा पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा 10 के बटे में पूरा पूरा ऋण 2 जाएगा। तो देखेंगे 2 से यहाँ पे 10 कट जाएगा 5 बार में। तो D बराबर, ये नीचे पे ऋण चिन्ह भी है और ये 5, तो D का मान आ रहा है ऋण 5। D का मान अब हम कोई भी एक समीकरण में रख देंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 उतार लेते हैं। ये दिया A धन D बराबर 13। ये इससे कोई मतलब नहीं है हमारे पास, ये हमारा मेन समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे A धन D बराबर 13। तो A की जगह यहाँ पे तो मान नहीं पता हमको, D का मान पता है ऋण 5, तो D की जगह रख लेते हैं ऋण 5। तो ये हो जाएगा A धन D की जगह ऋण 5 बराबर 13। तो कोष्टक बनाकर रखेंगे तो धन ऋण का देखेंगे यहाँ ऋण हो जाएगा ऋण 5 बराबर 13। तो ऋण 5 को पहले हम बराबर के इस तरफ ला लेते हैं। तो ये हो जाएगा A बराबर 13 धन, और ऋण 5 इस तरफ आगे धन 5 हो जाएगा। तो 13 में से 13 और 5 को यहाँ जोड़ना है। तो A बराबर यहाँ हो जाएगा 18। तो A का मान यहाँ पर आ गया 18। तो जो पहला वाला पद और तीसरा वाला पद निकालना था, तो यहाँ लिखेंगे हम अतः प्रथम पद। प्रथम पद को A से ही दर्शाते हैं, तो A का मान तो यहाँ पर 18 आ गया। तो ये पहला पद तो 18 हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे हमें तीसरा वाला भी पद निकालना है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो तीसरा पद भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तीसरा पद। तीसरा पद का यहाँ पर तीसरा पद को A3 बोलेंगे, और A3 का सूत्र होगा A धन 2D। तो अब हम यहाँ पे मान रख लेते हैं। तो A की जगह रखना है 18 और D की जगह रखना है ऋण 5। तो अब हम यहाँ मान रखेंगे। तो A की जगह रख लेते हैं हम 18 धन 2, और D की जगह रखेंगे ऋण 5। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो 18 ही रहेगा, यहाँ पे अंदर गुणा हो जाएगा तो धन ऋण का यहाँ ऋण होगा, और 5 और 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 18 में से यहाँ 10 को घटा लेते हैं तो यहाँ बचेगा 8। तो ये जो आया है ये हमारा तीसरा वाला पद आया है। तो ये भी तीसरा पद भी हमारा निकल चुका है। तो अब यहाँ हम श्रेणी लिख लेते हैं। श्रेणी, पहला पद जो आया था हमारा 18 आया, दूसरा पद तो 13 पहले से दिया था, तीसरा पद यहाँ आ गया हमारा 8, और चौथा पद भी पहले से दिया था 3। तो यहाँ पर देखेंगे 5-5 का अंतर यहाँ पे सभी में आ रहा है ऋण 5 का, जो कि D का मान आया था। तो ये हमारी श्रेणी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें पहला वाला पद दे दिया है और दूसरा और तीसरा नहीं दिया है, चौथा वाला भी पद दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद मतलब A का मान यहाँ दिया हुआ है 5। तो अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा पद नहीं दिया, तीसरा पद नहीं दिया, चौथा पद हमें दिया हुआ है, चौथा पद। अब यहाँ पर देखेंगे चौथे पद का सूत्र होता है A4, मतलब चौथे पद का A4 से दर्शाएंगे। इसका सूत्र होगा A धन 3D बराबर, ये तो पहले से दिया हुआ है 9 सही 1/2। चौथा पद हमें पहले से दिया हुआ है। यहाँ पर अब हम A का मान रख देंगे तो इससे हमारे पास D का भी मान निकल जाएगा। देखेंगे A का मान हमारे पास पहले से दिया हुआ है 5, A की जगह रख लेते हैं 5 धन 3D बराबर, ये मिश्र भिन्न में है तो पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल करने के लिए 9 और 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, और ऊपर 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19। तो ये हो जाएगा 19/2। अब हम देखेंगे यहाँ से धन 5 को पहले बराबर के इस तरफ लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3D बराबर 19/2, और धन 5 इस तरफ आके ऋण 5 हो जाएगा। तो इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो हम मान लेंगे 1। अब बटे वाली संख्या को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा, बटे वाली संख्या को जोड़ने के लिए पहले नीचे नीचे का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, फिर तिर्यक गुणा करेंगे, 19 का गुणा 1 में करेंगे, 19 एकम 19 ऋण,
और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। तो यहाँ 19 में से 10 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 9 और पूरे के बटे 2। तो फिर से यहाँ पे 9/2 ही आ रहा है। तो ये इस तरफ में देखेंगे बराबर में 3D है। तो अब हम यहाँ से 3 को भी पक्षांतर करेंगे तो ये दोनों साथ में मतलब गुणा में, तो ये 3 जाएगा इस तरफ भाग में, 2 के साथ लिखेंगे उसको, तो ये हो जाएगा D बराबर 9/2 गुणा 3। तो यहाँ देखेंगे 3 से यहाँ पर 9 कट जाएगा 3 बार में, इसका मतलब D का मान आ रहा है, ऊपर आ रहा है 3 और नीचे पे बच रहा है 2। तो ये D का मान आया है हमारे पास 3/2। तो इतना बड़ा हल करके D का मान निकाले हमने। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में हमें दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है। तो अब हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं दूसरा पद। दूसरे पद को A2 बोलेंगे और दूसरे पद का सूत्र होगा A धन D। तो यहाँ पे 2 आया था इसलिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं आएगी, तो A धन D आया। A की जगह देखेंगे हमें रखना है 5, A की जगह रख लेते हैं 5 धन D की जगह रखना है 3/2। तो फिर से वही बटे वाली संख्या हल करना है। तो नीचे नीचे यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 1 मान लेंगे, नीचे नीचे का गुणा करेंगे 2 एकम 2 और क्रॉस गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे 5 दूनी 10 धन 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। तो अब इसको जोड़ लेते हैं तो 10 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 13। ये हो गया 13/2। तो जो सेकंड वाला पद है वो हो जाएगा 13/2। तो हम फिर से लिख लेते हैं A2 बराबर आया हमारा 13/2। या तो फिर इसको मिश्र भिन्न में तोड़ेंगे तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 10 सही 3/2, इस टाइप में भी लिख सकते हैं, या 13/2 या 10 सही 3/2 इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरा वाला पद आ गया। अब हमें तीसरा पद भी ज्ञात करना है। तो तीसरा पद को बोलेंगे A3। तो तीसरे पद का सूत्र हो जाएगा A धन 2D। तो अब हम A की जगह रख लेते हैं 5 धन 2 और D की जगह हमें रखना है 3/2। तो देखेंगे यहाँ 2 से यहाँ 2 कट जाएगा तो यहाँ आ रहा है 5 धन और 3 यहाँ बच रहा है, तो 5 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ये तीसरा पद हमारा हो जाएगा 8। ये A3 का मान आ गया। तो हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे चौथा जो सवाल है वहाँ पे पहला वाला पद दिया है ऋण 4 और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे 5 पद यानी कि बीच के 4 पद नहीं दिए हैं। और जो ये जो लास्ट वाला दिया है ये हमें छठवां पद दिया हुआ है 6। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये पहला पद हमें दिया हुआ है A बराबर ऋण 4 जो है प्रथम पद दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये दिया है छठवां पद। तो यहाँ लिखेंगे छठवां पद। छठवां पद का सूत्र होता है A6 यानी कि A धन 5D। ये छठवां पद का ये सूत्र हो जाएगा A धन 5D। ये हमें पहले से दिया हुआ है 6। अब हम यहाँ पे मान रख लेते हैं। A की जगह रखना है ऋण 4 धन 5 और D का मान तो हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर D ही रहेगा। तो बराबर इस तरफ में आ जाएगा 6। तो देखेंगे ऋण 4 को पहले पक्षांतर कर देंगे तो इस तरफ धन 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5D बराबर 6 धन 4। ऋण 4 को पक्षांतर कर देंगे इस तरफ आके धन 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 5D बराबर 6 और 4 ये हो जाएगा 10। तो अब यहाँ से 5 को पक्षांतर करोगे तो ये जाएगा 10 के बटे में। तो 5 से 10 तो यहाँ पे कट जाएगा तो D बराबर आ रहा है 2। तो ये हमारा D का मान आ चुका है। A का मान पहले से ही पता है ऋण 4। तो अब हमें जितने भी पद निकालना है अब हम निकाल सकते हैं। देखेंगे हमें पहले दूसरा पद निकालना है तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद को बोलेंगे A2। इसका सूत्र होगा A धन D। तो अब हम यहाँ पे A की जगह रखेंगे ऋण 4 धन और D की जगह रखना है 2। तो देखेंगे धन ऋण तो यहाँ पे घट जाएगा, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। तो ये दूसरा पद हो जाएगा ऋण 2। अब हम तीसरा पद निकाल लेते हैं। तीसरा पद का सूत्र होगा A3 यानी कि A धन 2D। ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो A की जगह रख देंगे ऋण 4 धन ये 2 है पहले से, और D की जगह कोष्टक बना लेंगे और D का मान रख देंगे यहाँ पर 2। तो ये हो जाएगा ऋण 4 धन और 2 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 4। तो देखेंगे धन ऋण तो यहाँ पे घट जाएंगे तो 4 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। तो तीसरा पद आ रहा है 0। अब हम चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद को बोलेंगे A4 यानी कि इसका सूत्र हो जाएगा A धन 3D। तो A की जगह रख देते हैं ऋण 4
धन 3 और डी की जगह कोष्टक बना लेंगे और डी का मान रखना है 2, तो ये हो जाएगा ऋण 4 धन, और यहाँ 3 और 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो धन ऋण यहाँ पे तो घट जाएंगे, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2 और बड़ी संख्या के सामने का धन चिन्ह, तो धन नहीं लगाएंगे, तो चौथा पद आ गया 2। अब हम निकाल लेते हैं पांचवा पद। पांचवा पद को बोलेंगे A5, इसका सूत्र होगा A धन 4D, तो ए की जगह रखना है ऋण 4 धन 4 और डी की जगह रखना है 2, तो यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 4 धन 8, 4 दूनी 8, तो धन ऋण ये भी घट जाएंगे, तो 8 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4 और बड़ी संख्या के सामने का धन चिन्ह जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे पद निकाल लिए हैं। अब इसका श्रेणी लिख लेते हैं, श्रेणी या AP भी लिख सकते हैं इसको। तो पहला पद तो पहले से ऋण 4 दिया हुआ था, दूसरा पद यहाँ निकाले हमने ऋण 2, तीसरा पद निकाले 0, चौथा पद निकाले 2 और पांचवा पद निकाले 4 और छठवां पद तो पहले से दिया हुआ था हमें 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6। तो ये हमारा पूरा आंसर आ गया ये बीच का। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें फिर देखेंगे पहला वाला पद नहीं दिया है, तो फिर इसको 2 समीकरण लेके विलोपन विधि से हल करेंगे। तो जो सेकंड वाला पद दिया है देखेंगे हमें A2, जो सेकंड वाला पद है A2 का सूत्र होता है A धन D, ये हमें दिया हुआ है 38, ये हो गया हमारा समीकरण 1। और जो ये वाला जो 22 जो दिया है ये हमें है 3 4 5, ये छठवां पद हमें दिया हुआ है 22, तो यहाँ लिखेंगे A6, छठवां पद का सूत्र हो जाएगा A धन 5D बराबर ये दिया हुआ है ऋण 22, ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो अब इन दोनों का हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ धन की जगह करेंगे ऋण, यहाँ धन की जगह ऋण और ये ऋण की जगह हो जाएगा धन, तो A से A देखेंगे यहाँ पे घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ धन ऋण ये भी घट रहा है, यानी कि 1D 5D में से 1D घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4D और बड़ी संख्या के सामने का यहाँ ऋण चिन्ह आ जाएगा बराबर, यहाँ 38 और ये 22 धन धन ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, तो 38 और 22 देखेंगे ये हो जाएगा 60 और बड़ी संख्या के सामने का तो धन ही रहेगा। तो अब ऋण 4 को हम पूरा यहाँ पक्षांतर करेंगे तो D बराबर 60 के बटे में आ जाएगा, ऋण 4 यहाँ पूरा जाएगा, 4 से देखेंगे 60 यहाँ पे कट जाएगा, 15 चौके 60 होता है, तो यहाँ बचेगा 15, यानी कि D का मान आ रहा है ऋण और ये 15, तो D का मान निकल चुका है। अब D का मान कोई भी एक समीकरण में रख के A का मान हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम पहले समीकरण 1 उतार लेते हैं, A धन D बराबर 38, तो यहाँ D का मान आया है ऋण 15, तो ये हो जाएगा A धन D की जगह रख देते हैं ऋण 15 बराबर 38। अब देखेंगे ऋण 15 इस तरफ जाके धन 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A बराबर 38 और ऋण 15 इस तरफ आके धन 15 हो जाएगा, तो A बराबर 38 और 15 को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 53। तो A का भी मान हमारे पास निकल चुका है, D का भी मान निकल चुका है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमें पहला पद निकालना है सबसे पहले, तो यहाँ लिख लेते हैं हम प्रथम पद। प्रथम पद को A से ही दर्शाएंगे, तो प्रथम पद तो आ गया हमारा 53। इसके आगे देखेंगे अब हमें दूसरा पद तो पहले से दिया था, तीसरा पद अब हमें ज्ञात करना है, तीसरा चौथा और पांचवा ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे तीसरा पद, तीसरा पद को बोलते हैं A3, इसका सूत्र होगा A धन 2D, तो A की जगह तो रखना है 53 धन 2 और D की जगह रख लेते हैं ऋण 15, तो यहाँ रखेंगे ऋण 15, तो ये हो जाएगा 53 और यहाँ देखेंगे धन ऋण का यहाँ हो जाएगा ऋण और 15 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 30, तो 53 में से यहाँ पे देखेंगे 30 घटा लेते हैं, ये हो जाएगा 23, तो ये आ गया हमारा तीसरा पद। इसके बाद हमें चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद को बोलते हैं A4, इसका सूत्र हो जाएगा A धन 3D, तो A की जगह रख देते हैं 53 धन 3 और D की जगह रखना है ऋण 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 53, यहाँ पे धन ऋण का ये हो जाएगा ऋण और 15 तिया 45 हो जाएगा। तो अब 53 में से 45 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 8, तो ये हमारा चौथा पद आ गया। अब हम निकाल लेते हैं पांचवा पद। पांचवा पद को बोलेंगे A5, तो इसका सूत्र हो जाएगा A धन 4D, तो यहाँ पे A की जगह रख देंगे 53 धन 4 और D की जगह रख देंगे ऋण 15, तो ये हो जाएगा 53
यहाँ धन ऋण का ये हो जाएगा ऋण और 15 चौके यहाँ हो जाएगा 60। तो अब 60 में से 53 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा ऋण 7। बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह जाएगा तो यहाँ पे आ रहा है ऋण 7। और जो छठवां पद था तो छठवां पद तो पहले से हमें ऋण 22 पहले से दिया हुआ है, तो अब हम इसकी एपी बना लेते हैं यानी कि समांतर श्रेणी बना लेते हैं। तो पहला पद हो गया हमारा 53 और दूसरा पद तो हमें पहले से दिया है 38। तीसरा पद अभी आया हमारा 23। चौथा पद आया हमारा 8 और पांचवा पद आया हमारा ऋण 7 और छठवां पद तो पहले से दिया हुआ था ऋण 22। तो ये हमारे बीच के ये आंसर आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है इसमें एक श्रेणी दी हुई है, एपी है मतलब कि समांतर श्रेणी है बोल रहा है। इसमें कौन सा पद 78 होगा ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि पद का यानी एनवा पद हमें नहीं पता है, एन का मान नहीं पता है। एनवा पद हमें दिया हुआ है 78, जो कौन सा पद होगा ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि एन का मान हमें ज्ञात करना है और एनवा पद दिया हुआ है 78। तो अब हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो पहला वाला पद है यानी कि ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3। अब हम डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाएंगे, यानी कि 8 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 5। तो डी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 5 और एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, एन का मान नहीं पता, लेकिन ए एन दिया हुआ है 78। 78 कौन सा पद होगा ये हमें ज्ञात करना है, मतलब कि एन का मान ज्ञात करना है। ए एन का मान दिया हुआ है 78। तो अब हम पहले इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी ए एन की जगह रख देंगे यहाँ पे 78 बराबर ए की जगह रखेंगे 3 धन एन का मान तो हमें ज्ञात करना है तो एन वहीं रखेंगे ऋण 1 और डी की जगह रख देंगे 5। तो इसे भी कोष्टक में रख देते हैं। तो अब पहले से धन 3 को पहले इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 78 ऋण 3 धन 3 इस तरफ आके ऋण 3 हो जाएगा धन। तो यहाँ पे तो सामने धन चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, ऋण एन ऋण 1 और इधर पे आ जाएगा 5। तो 78 में से हम पहले 3 घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 75 बराबर एन ऋण 1 और इधर पे आ जाएगा 5। तो अब पहले हम 5 को पक्षांतर करेंगे, देखेंगे ये दोनों कोष्टक के बीच में मतलब यहाँ गुणा है तो 5 इस तरफ आके भाग में जाएगा तो 75 के भाग में जाएगा 5, इधर पे हो जाएगा एन ऋण 1। तो 5 में से 75 को हम भाग दे देते हैं तो 15 पना 75 होता है, मतलब ये 15 बार में कट जाएगा तो यहाँ बचा 15 बराबर एन ऋण 1। तो ऋण 1 को अब हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा धन में, बराबर में इस तरफ में बचेगा सिर्फ एन, तो 15 और 1 16 हो जाएगा। इस तरफ में बचा है एन, यानी कि एन का मान आया है हमारा 16। तो 16वां जो पद होगा वही, तो ये आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो 5वां क्वेश्चन है उसमें देखेंगे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें बताना है समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। यहाँ पे अब हमें कितने पद दिया है ये नहीं पता है, यानी कि एन का मान नहीं पता है। लास्ट वाला पद दिया है यानी कि ए एन का मान पता है, ए और डी का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एन कितने पद है बोल रहे हैं, मतलब कि एन का मान हमें ज्ञात करना है दोनों सवालों में। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो 7 दिया हुआ है ये प्रथम पद है, मतलब ए का मान हमें दिया हुआ है 7। डी का मान हम कैसे निकालेंगे, 13 में से 7 को घटाएंगे, दूसरे पद से पहले वाले पद को घटा लेते हैं, यानी 13 में से 7 को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। एन का मान यहाँ हमें नहीं पता है, एन का मान ज्ञात करना है, लेकिन जो लास्ट वाला पद है उसको बोलते हैं ए एन, यानी कि लास्ट वाला पद हमें दिया हुआ है 205, तो ए एन की जगह रखेंगे 205। तो अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी ए एन की जगह रख देते हैं 205 बराबर ए की जगह रखना है 7 धन एन का मान तो नहीं पता है तो एन ऋण 1 ऐसे ही रहेगा। डी का मान हमें रखना है यहाँ पर 6। अब हम यहाँ से धन 7 को बराबर के इस तरफ ला लेते हैं तो ये हो जाएगा 205 धन 7 इस तरफ आके ऋण 7 हो जाएगा बराबर एन ऋण 1 और इधर पे है 6। तो अब यहाँ से 6 को पक्षांतर करोगे तो इधर भाग में जाएगा, पहले 205 में से 7 को घटा लेते हैं तो यहाँ बचेगा 198 और ये जो 6 है ये जाएगा इसके भाग में, तो इस तरफ में सिर्फ रह जाएगा एन ऋण 1। तो अब हम देखेंगे 6 से यहाँ 198 को भाग दे देते हैं तो 6 3 18 और फिर यहाँ 1 शेष बच जाएगा तो फिर 6 3 18, यानी कि 33 बार ये कट जाएगा। तो इस तरफ में बच गया 33 बराबर एन ऋण
1। अब हम ऋण 1 को भी बराबर के इस तरफ ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 33 धन 1 बराबर में आ जाएगा यहाँ n, यानी कि n का मान यहाँ पर देखेंगे 33 और 1 34। तो यहाँ पे n का मान आ रहा है हमारे पास 34, मतलब कि इस श्रेणी में 34 पद होंगे। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें देखेंगे ये जो मान है a का मान दिया हुआ है a बराबर 18। d का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर पहले ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। तो एक बार हम लिख लेते हैं इसको 15 सही 1/2 में से घटाएंगे हम पहले वाले पद को, यानी कि 18 को घटाएंगे। तो इसको पहले हम सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 31/2 ऋण 18। तो अब हम यहाँ पे इसको घटा लेते हैं, तो नीचे नीचे की संख्या का गुणा करेंगे, तो इसके नीचे कोई संख्या नहीं, मतलब 1 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और फिर क्रॉस गुणा करेंगे, तो 31 एकम 31 हो जाएगा ऋण 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो अब हम इसको घटा लेते हैं, तो 36 में से 31 को घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 5 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह जाएगा और पूरे के बटे में है 2। तो ऋण 5/2 यहाँ पर हमारे पास आ रहा है d का मान ऋण 5/2। और आगे देखेंगे ये जो पद दिया हुआ है ये लास्ट वाला पद है, यानी कि हमें an का मान दिया हुआ है ऋण 147 ऋण 47, ये दिया हुआ है हमें an का मान और n का मान हमें ज्ञात करना है। तो an का मान ऋण 47 और n का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं, an बराबर a प्लस n-1 और यहाँ रख देंगे d। तो an का मान यानी लास्ट वाला जो पद है वो तो दिया है ऋण 47 बराबर a का मान देखेंगे हमें दिया हुआ है 18 धन n का मान तो नहीं पता है, n ऋण 1 वैसे ही रहेगा। d का मान देखेंगे ऋण 5/2 है, तो यहाँ कोष्टक बना के रखेंगे ऋण 5/2। तो पहले हम धन 18 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो ये भी इधर आके ऋण 18 हो जाएगा। इस तरफ में ऋण 47 है और धन 18 इधर आके ऋण 18 बराबर में यहाँ बचेगा n ऋण 1 और ये इधर पे हो जाएगा ऋण 5/2। तो यहाँ पर देखेंगे ऋण ऋण तो ये तो जुड़ जाएगा, तो 47 और 18 को जोड़ लेते हैं, बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा, तो ये हो जाएगा 65 और बराबर यहाँ पर देखेंगे n ऋण 1 है और इधर पे है कोष्टक में ऋण 5/2। अब हम यहाँ से ऋण 5/2 को पूरा इस तरफ पक्षांतर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, तो जो गुणा में रहता है तो इधर भाग में जाएगा। तो जो संख्या भाग वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे तो जो संख्या नीचे है वो ऊपर जाएगी और जो संख्या ऊपर है वो नीचे जाती है, मतलब ये संख्या इधर आके पलट जाएगी। तो ये जाएगा ऋण 65 गुणा ऋण 5/2 इधर आके ऋण 2/5 हो जाएगा, इस तरफ आके पलट जाएगी, बराबर में इधर बचेगा n ऋण 1। अब हम देखेंगे यहाँ 5 से यहाँ 65 कट जाएगा, 13 बार में 13 पन्ना 65 होता है। तो यहाँ पे ऋण 13 है और यहाँ पे ऋण 2 है, तो ये ऋण ऋण का तो धन हो जाएगा और 13 दूनी 26 हो जाएगा, बराबर में इधर पे बच रहा है n ऋण 1। तो अब हम यहाँ से ऋण 1 को पक्षांतर कर देंगे, तो इधर आके धन 1 हो जाएगा, तो 26 धन 1 बराबर में बचेगा n। तो 26 और 1 ये हो जाएगा 27। तो ये आ गया n का मान, यानी कि इसमें 27 पद होंगे। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे एक एपी यहाँ पे दिया 11,852। इसमें बताना है कि क्या ये जो श्रेणी है इसका एक पद ऋण 150 भी है। तो अब हम देखते हैं, यदि यहाँ पे ऋण 150 इसका पद होगा तो उसमें n का मान बटे में नहीं आना चाहिए, बटे के रूप में n का मान नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पद प्राकृत संख्या या पूर्णांक संख्या होती है पूर्ण रूप में होती है, बटे के रूप में भिन्न में नहीं होगी। तो यदि हम इसको हल करके देखेंगे तो n का मान हमेशा पूर्ण संख्या आएगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो 11 दिया हुआ है ये हमें a का मान दिया हुआ है 11 और d का मान हम निकाल लेते हैं, दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाएंगे, यानी कि 8 में से 11 को घटा लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। और यहाँ पे जो n का मान है, n का मान हमें नहीं पता है, n का मान ज्ञात करना है। और an का मान यहाँ पे बोल रहा है ऋण 150 रखना है, तो यहाँ पर हम an को मान लेते हैं ऋण 150। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माना ऋण 150 इसका पद है, ऐसा हम मान ले रहे हैं। इसका मतलब an बराबर ऋण 150 हो जाएगा। तो यहाँ ना लिख के हम इसको यहाँ पर लिख ले रहे हैं।
तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की जगह रखना है ऋण 150 बराबर ए की जगह रख लेते हैं 11 धन एन का मान तो नहीं पता तो एन माइनस 1 वैसे ही आएगा। डी का मान देखेंगे हमें रखना है ऋण 3। अब सबसे पहले धन 11 को इस तरफ ले आएंगे तो धन 11 इधर आके ऋण में आएगा, तो ऋण 150 और धन 11 इधर आके ऋण 11 बराबर एन माइनस 1 और ऋण 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको भी कोष्टक में रखेंगे। अब ऋण ऋण यहाँ पे तो जुड़ जाएगा, तो 150 और 11 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 161 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। बराबर में इस तरफ में देखेंगे एन ऋण 1 है और एक कोष्टक में ऋण 3 है। यहाँ से आप सबसे पहले ऋण 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है, तो इस तरफ ऋण 3 पूरा भाग में जाएगा, तो ऋण 161 पूरे के बटे ऋण 3 जाएगा। बराबर में इधर पे एन ऋण 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ऋण से यहाँ ऋण यहाँ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 161 पूरे के बटे 3 और यहाँ से ऋण 1 को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इधर आके धन 1 हो जाएगा। बराबर में सिर्फ बचेगा एन। तो यहाँ से अब इसको भी जोड़ लेते हैं, तो यहाँ इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो हम मान लेंगे 1 और ये हो जाएगा 161, यानी कि नीचे नीचे का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और क्रॉस गुणा करेंगे तो 161 का 1 में करेंगे तो 161 आएगा और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इस तरफ में तो n बचेगा, तो 161 और 3 को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 164 पूरे के बटे 3 बराबर में हो जाएगा n। तो देखेंगे ये 3 क्या इसमें पूरा भाग जा रहा है, यदि दशमलव में आंसर आ रहा होगा तो ये इसका आंसर नहीं होना चाहिए। तो हम इसको भाग देकर देखते हैं, तो देखेंगे 3 5 15 होता है, यहाँ शेष बच जाएगा 1, उतार लेंगे 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12, यहाँ पे शेष बचेगा 2। तो अब यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर उतारेंगे दशमलव का शून्य, यहाँ हो जाएगा 3 6 18, तो यहाँ पे फिर 2 बचेगा, भाग इसी तरह से जाते जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है लगभग 54.6। तो n का मान यहाँ पर देखेंगे पूरा भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पे दशमलव में आंसर आ रहा है, मतलब ये प्राकृत संख्या या टोटल पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न में आ रहा है। तो इसका मतलब अतः 164 के बटे 3 प्राकृत संख्या नहीं है, और जब ये प्राकृत संख्या नहीं है अतः ऋण 150 इसका एक पद नहीं हो सकता। तो यदि ये पूर्ण भाग पूरा चले जाता है तो ये इसका पद होगा, और यदि पूरा भाग नहीं जा रहा है मतलब ये इसका पद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ लिखा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद और 38 है और 16वां पद 73 है। तो आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे 11वां पद हमें दिया हुआ है 38, तो 11वां पद का सूत्र होता है A11 यानी कि A धन 10D बराबर हो जाएगा 38। तो देखेंगे A धन 10D ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ऐसे ही हम सेकेंड वाला भी देखते हैं। 16वां पद हमें दिया हुआ है 73, तो यहाँ पर 16वें पद को लिखेंगे A16, इसका सूत्र हो जाएगा A धन 15D बराबर हो जाएगा 73। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 व 2 से 1 के नीचे 1 उतार लेते हैं। अब यहाँ पे हमने उतार लिए, यहाँ पर देखेंगे प्लस की जगह माइनस करेंगे, प्लस की जगह माइनस, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर लेंगे। ए से ए तो घट जाएगा, ये प्लस माइनस ये भी घट जाएंगे, तो 15 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 5D और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा बराबर 73 में से 38 ये भी घट जाएगा, 35 बचेगा और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। यहाँ से ऋण 5 को पूरा पक्षांतर करेंगे तो ऋण 35 के बटे में जाएगा, ऋण से यहाँ ऋण कट जाएगा और 5 से 35 यहाँ पे 7 बार में कट जाएगा। तो D का मान यहाँ पर आ रहा है 7। तो D का मान अब हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो D का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 है हमारे पास A धन 10D बराबर 38। तो यहाँ पे अब हम D की जगह रख दे रहे हैं 7, तो ये हो जाएगा A धन 10 और D की जगह 7 बराबर में हो जाएगा 38। तो ये हो जाएगा A धन 10 और 7 का गुणा कर देंगे, 10 7 70 हो जाएगा बराबर 38। तो धन 70 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो A बराबर 38 ऋण 70, तो यहाँ दोनों घट जाएंगे, A बराबर हो जाएगा 32 हो जाएगा और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा
तो ए का मान आ रहा है ऋण 32 और डी का मान आ गया 7। अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में देखेंगे हमें दिया हुआ है 31वां पद ज्ञात करना है। तो अब हम 31वां पद लिख लेते हैं। अतः 31वां पद को लिखेंगे हम A31। इसका सूत्र हो जाएगा A धन 30D। तो ए की जगह अब हम रख दे रहे हैं ऋण 32 धन 30 और डी की जगह रख दे रहे हैं 7। तो ये हो जाएगा ऋण 32 धन 30 और 7 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 7 या 21 210 हो जाएगा। तो अब 210 में से 32 को हम घटा देंगे, धन ऋण घट जाते हैं, तो यहाँ पर 178 बच रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 31वां पद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है एपी में हमें 50 पद दिए हुए हैं। टोटल इसमें 50 पद हैं, जिसमें से तीसरा पद दिया है 12 और लास्ट वाला पद अंतिम पद दिया है 106। यहाँ पर देखेंगे 50 पद थे और लास्ट वाला पद है 106, यानी कि 50वां पद ही है 106 और तीसरा पद दिया हुआ है 12। तो अब ये दोनों से हम समीकरण बना लेंगे। 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तीसरा पद हमें दिया हुआ है, यानी कि A3 दिया हुआ है। तो A3 दिया है हमें 12। तो A3 का सूत्र हो जाता है A धन 2D बराबर हो जाएगा 12। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी टाइप से देखेंगे 50वां पद। 50वां पद को लिखेंगे A50। ये दिया हुआ है हमें, जो अंतिम पद लिखा है वही A50 होगा। 106 दिया हुआ है, तो A50 का सूत्र हो जाएगा A धन 49D बराबर हो जाएगा 106। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो एक के नीचे एक उतार लेते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे दोनों समीकरण ले लिए हैं। यहाँ प्लस की जगह कर लेंगे माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। नीचे के सारे के चिन्ह बदल देंगे। ए में से ए यहाँ कट जाएगा और धन ऋण ये भी घट रहा है, तो 49 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 47D और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह जाएगा बराबर 106 में से 12 को घटा देंगे तो 94 बचेगा और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। यहाँ से ऋण 47 को पूरा पक्षांतर करेंगे तो इसके बट्टे में जाएगा। ऋण से ऋण यहाँ पे कट जाएगा। 47 से 94 को काटेंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा। तो D बराबर आ रहा है 2। D का मान अब हम कोई भी एक समीकरण में रख देते हैं। D का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो हमने समीकरण 1 ले लिए हैं। यहाँ पर देखेंगे A की जगह रखना है हमें, सॉरी A का मान तो नहीं पता, D का मान रखना है हमें 2। तो ये रख लेंगे A धन 2। D की जगह रखना है हमें 2 बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ 2 और 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 12। तो धन 4 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो A बराबर 12 और धन 4 इधर आके ऋण 4 हो जाएगा। तो 12 में से 4 हम घटा दे रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा 8। तो A का मान आ गया हमारा 8 और D का मान आ गया 2। अब हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में देखेंगे हमें यहाँ पर 29वां पद ज्ञात करना है। तो अब हम 29वां पद देख लेते हैं। तो 29वां पद को बोलेंगे हम A29। इसका सूत्र हो जाएगा A धन 28D। तो A की जगह हम रख दे रहे हैं 8 और धन 28 और D की जगह रखना है हमें 2। तो यहाँ कोष्टक में रख देंगे 2। तो ये हो जाएगा 8 धन 28 और 2 का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 56। अब 56 और 8 को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये 64, यानी कि 29वां पद हो गया यहाँ पर 64। तो ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देखेंगे कि जो समांतर श्रेणी है उसमें तीसरा पद और 9वां पद दिया है। तीसरा पद हमें दिया है 4 और 9वां पद दिया है ऋण 8। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो पहले हम इससे 2 समीकरण बना लेते हैं, तीसरे पद और 9वें पद से। तो आइए देखते हैं। तीसरा पद देखेंगे, तीसरे पद को A3 बोलेंगे। तीसरा पद हमें दिया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। तीसरा पद का सूत्र होता है A धन 2D बराबर हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर हमें दिया है 9वां पद। 9वां पद को हम लिखेंगे A9। ये दिया हुआ है हमें ऋण 8। तो 9वां पद का सूत्र हो जाएगा A धन 8D बराबर ऋण 8। ये हो गया हमारा समीकरण 2।
अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से इस टाइप से दोबारा से उतार लेंगे। नीचे के चिन्ह हम बदल दे रहे हैं, यहाँ पे धन की जगह ऋण कर देंगे, धन की जगह ऋण, यहाँ पर ऋण की जगह धन कर देंगे, नीचे के चिन्ह बदल देंगे। ए से ए यहाँ कट जाएगा, 8 और 2 ये भी घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6D और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा बराबर 8 और 4 यहाँ पे धन धन ये जुड़ जाएंगे, तो 8 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 12, बड़ी संख्या के सामने का ये धन चिन्ह जाएगा। तो यहाँ से हम ऋण 6 को पूरा पूरा पक्षांतर करेंगे, तो ये 12 के बटे में पूरा पूरा ऋण 6 जाएगा, तो 6 दूनी यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा ये ऋण और ये 2, यानी कि D का मान आ रहा है ऋण 2। D का मान अब हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हम यहाँ पर उतार ले रहे हैं। A का मान तो हमें नहीं पता, A धन 2, D का मान देखेंगे हमें रखना है ऋण 2 बराबर में है 4, तो A धन यहाँ पर देखेंगे 2 और 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, 2 दूनी यहाँ हो जाएगा 4 और धन ऋण का यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा, तो धन चिन्ह आएगा, यहाँ पर ऋण चिन्ह जाएगा बराबर है 4। ऋण 4 को अब हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा A बराबर 4 और ये ऋण 4 इधर जाके धन 4 हो जाएगा, तो 4 और 4 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो A बराबर ये हो जाएगा 8। तो हमारा A का भी मान आ चुका है और D का भी मान आ गया है। अब हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें पूछा है कि कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है, यानी कि n का मान तो नहीं पता लेकिन an का मान पता है शून्य। तो इसमें से देखते हैं कौन सा पद शून्य है बोल रहा है, मतलब कि हमें पद नहीं पता, तो हम लिख लेते हैं nवा पद। nवा पद का सूत्र होगा an बराबर हमें दिया हुआ है शून्य। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d बराबर यहाँ रख देंगे 0। तो n का मान हमें ज्ञात करना है, a की जगह रखना है 8 धन n का मान तो ज्ञात करना है और d की जगह रखना है हमें ऋण 2 बराबर में हो जाएगा 0। तो अब धन 8 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ऋण 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n ऋण 1 और फिर ये ऋण 2 बराबर में ऋण 8 हो जाएगा। धन 8 इस तरफ आके ऋण 8 हो जाएगा। अब हम ऋण 2 को पूरा पूरा पक्षांतर करेंगे, तो इस तरफ में बचेगा n ऋण 1 बराबर ऋण 8 और पूरे के बटे में जाएगा ऋण 2। यहाँ देखेंगे ऋण से ऋण कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ पे बच रहा है n ऋण 1 बराबर 4। यहाँ से ऋण 1 को हम इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो n बराबर 4 धन 1 हो जाएगा, ऋण 1 इस तरफ जाके धन 1 हो जाएगा, तो देखेंगे 4 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा अतः n बराबर 5, यानी कि कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद यहाँ पर शून्य होगा। तो ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो 10वां प्रश्न दिया है उसमें लिखा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सिर्फ हमें सारवंतर ज्ञात करना है D का मान। तो यहाँ जैसे लिखा है उसी टाइप से हम जमा लेते हैं। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सबसे पहले वहां पे लिखा था 17वां पद, तो हमने 17वां पद लिखे हैं। इसके बाद लिखा है 10वां पद से 7 अधिक है बोल रहा है, अधिक है बोलेगा तो जोड़ देंगे 7 को, तो 10वां पद यहाँ पे 17वें पद का सूत्र हो जाएगा A17 बराबर 10वां का हो जाएगा A10 धन 7। तो 17वां पद का यहाँ पर सूत्र होगा A धन 16D बराबर 10वां का हो जाएगा A धन 9D बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे धन है 7। अब देखेंगे A और D वाले को दोनों को हम बराबर के इस तरफ ला लेते हैं, तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ A धन 16D धन A इस तरफ आके ऋण A हो जाएगा और धन 9D इस तरफ आके ऋण 9D हो जाएगा, बराबर के इस तरफ में सिर्फ बचेगा 7। तो यहाँ पर देखेंगे धन A से ऋण A यहाँ घट जाएगा और 16D में से 9D भी यहाँ पर घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7D बराबर में इस तरफ में D। 7 को पक्षांतर करेंगे तो इसके बटे में जाएगा, बराबर के इस तरफ में है 7 और ये 7 को पक्षांतर करेंगे तो ये 7 के बटे में जाएगा। तो देखेंगे 7 से यहाँ पे 7 कट जाएगा एक बार में, तो D का मान यहाँ पर आ रहा है 1। तो हमारा सारवंतर जो है D का मान आ गया 1, यहाँ लिख लेंगे हम अतः सारवंतर D बराबर 1, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 11वां प्रश्न दिया देखेंगे उसमें एक श्रेणी दी हुई है समांतर श्रेणी, उसमें पूछा कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद हम निकालेंगे और फिर उसमें 132 प्लस कर देंगे क्योंकि अधिक है लिखा है।
और कौन सा पद बोल रहा है, मतलब हमें n का मान तो नहीं पता, तो इसको an लिख सकते हैं। an के बराबर में 54वां पद रखेंगे और उसमें 132 को जोड़ देंगे। तो पहले हम ये श्रेणी से a और d का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे शुरू में जो संख्या दी हुई है वो हो जाएगा हमारा a का मान 3। अब हम सार्वंतर निकाल लेते हैं d। तो दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं, यानी कि 15 में से 3 को घटा देंगे तो यह हो जाएगा 12। तो d का मान आ रहा है हमारे पास 12। अब हम यहाँ पर जो जैसा प्रश्न में लिखा है उसी टाइप से लिख लेते हैं। वहां लिखा था कौन सा पद, तो कौन सा पद को हम लिख लेते हैं an बराबर 54वें पद से, तो लिखेंगे a54 और प्लस 132 वहां पे अधिक है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 132। यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार कौन सा पद की जगह an हो गया 54वें पद से, यानी कि a54 धन 132 वहां पे अधिक करना था इसलिए प्लस कर दिए। an का यहाँ पर सूत्र होता है a धन n-1 d बराबर a54 का सूत्र होगा a धन 53 d धन यहाँ हो जाएगा 132। अब हम यहाँ पे मान रख लेते हैं a और d के। यहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना है, a और d का मान हमने पहले ही निकाल चुके हैं। तो हम यहाँ रख लेते हैं a की जगह रखना है हमें 3 धन n-1 वैसे ही रहेगा। d की जगह रखना है हमें 12 बराबर a की जगह रख देंगे 3 धन 53 और d की जगह 12 धन 132। तो अब हम ये धन 3 को भी बराबर के इसी तरफ ला लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा n-1 12 और यहाँ पर है 3 धन 12 और यहाँ 53 का यहाँ गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 636 धन 132 और इधर से धन 3 इस तरफ आके ऋण 3 हो जाएगा। तो देखेंगे धन 3 से ऋण 3 यहाँ घट जाएगा और सिर्फ बच रहा है 636 और 132। तो 636 और 132 को हम यहाँ पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 768। इस तरफ में बच रहा है n-1 और 12। यहाँ से 12 को पक्षांतर करेंगे तो इसके भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा n ऋण 1 इस तरफ में हो जाएगा बराबर 768 के बटे में जाएगा 12। अब हम 12 से इसको भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 12×72 और यहाँ बचेगा 4 तो 48 हो जाएगा। तो 12 चौके 48 हो जाएगा। तो n-1 के बराबर में आ रहा है 64। तो यहाँ से ऋण 1 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो n बराबर 64 धन 1 में जाएगा ऋण 1। तो 64 और 1 को जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 65। तो जो 65वां पद था वही होगा आंसर हमारा। तो ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो 12वां जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें देखेंगे दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यहाँ पे श्रेणी तो नहीं दी हुई है लेकिन बोल रहा है उसका सार्वंतर यानी कि d दोनों में समान है और इनके 100वें पदों का अंतर 100 है बोल रहा है और इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दो श्रेणी बना लेते हैं, मान लेते हैं हम उनको। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले दोनों समांतर श्रेणी को मान लेते हैं। तो पहले श्रेणी को हम स्मॉल में ले लेते हैं a धन पहला पद हो जाएगा a, दूसरा पद हो जाएगा a धन d, तीसरा हो जाएगा a धन 2d, ऐसे चौथा हो जाएगा a धन 3d। इसी टाइप से ये श्रेणी इस टाइप से बढ़ते जाएगी। यहाँ पे अब हम कैपिटल ले लेते हैं तो ये हो जाएगा पहला पद a, दूसरा पद a धन d। यहाँ पर देखेंगे सार्वंतर दोनों में समान है इसलिए स्मॉल d ही रखेंगे। तीसरा पद हो जाएगा a धन 2d, चौथा हो जाएगा a धन कैपिटल A धन 3d। इसी टाइप से ये बढ़ते जाएगा। तो ये हमने दो श्रेणी अपने से मान लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे पहली लाइन हमें यहाँ पर दिया है उनके 100वें पदों का अंतर यानी घटाना है। तो 100वें पदों का अंतर दिया हुआ है 100। तो इसको अब हम लिख लेते हैं। दोनों जो श्रेणी दी है उसके दोनों के 100वें पदों का अंतर दिया हुआ है 100। तो दोनों श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा, पहले वाली श्रेणी का 100वां पद हो जाएगा A100 फिर माइनस दूसरी वाली जो श्रेणी है उसका अंतर हो जाएगा कैपिटल A100 बराबर हो जाएगा 100। इसको दे देते हैं हम समीकरण 1 या फिर अब अभी हम इसमें पहले मान रख लेते हैं। ये समीकरण 1 नहीं देंगे। A100 का मान हो जाएगा यहाँ पे A प्लस 99D ऋण A100 यहाँ इसका भी मान होगा कैपिटल A धन
यहाँ पे हो जाएगा 99D। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सामने पे माइनस लगा है, इसलिए इसको पहले कोष्टक में रखोगे, बराबर में हो जाएगा 100। अब हम इसका कोष्टक अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा A धन 99D ऋण, यहाँ हो जाएगा ऋण A, और ये धन ऋण का यहाँ पे हो जाएगा ऋण 99D बराबर हो जाएगा 100। तो देखेंगे 99D से 99D धन ऋण यहाँ घट जाएगा, और यहाँ बच रहा है A ऋण A बराबर हो जाएगा 100। इसको दे रहे हैं हम अब समीकरण 1। तो अब हम आगे की लाइन पढ़ते हैं। तो अब हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। तो अब हम इसमें हजारवें पद को घटाकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों के हजारवें पदों का हम घटा रहे हैं, तो A1000 माइनस कैपिटल A1000, दोनों के हजारवें पदों को घटाकर देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम मान रख लेते हैं, A1000 का सूत्र हो जाएगा A धन 999D ऋण, ये कैपिटल A1000 का हो जाएगा कैपिटल A धन, यहाँ पे कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि सामने ऋण है, और 999D, तो ये हो जाएगा इसका हजारवा पद। तो अब हम यहाँ पर इसका कोष्टक अलग कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा A धन 999D ऋण A, और ये धन ऋण का ये भी हो जाएगा ऋण, और ये भी हो जाएगा 999D। 999D से 999D घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा A ऋण A। तो यहाँ पर देखेंगे अब हम समीकरण 1 में A ऋण A का मान तो 100 है, तो यहाँ A ऋण A की जगह हम लिख सकते हैं 100। यहाँ पर लिख लेंगे कोष्टक में समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से हमने A ऋण A की जगह रखे हैं 100। तो यहाँ पर देखेंगे हजारवें पदों का अंतर भी यहाँ पर 100 आ रहा है, और ये 100वें पदों का अंतर तो 100 था ही पहले से। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, अतः हजारवें पदों का अंतर भी यहाँ पर 100 है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो 13-14 क्वेश्चन है, ये ज्यादातर पेपर में आते हैं। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होती हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम 3 अंक वाले ऐसी संख्या देखेंगे जो 7 से भाग जाती हो। तो सबसे छोटी 3 अंक वाली संख्या होती है 100। तो पहले अब हम उसमें भाग देकर देखते हैं। तो रफ में अब हम पहले भाग दे देते हैं 7 से 100 में। तो यहाँ देखेंगे 7 एकम 7 होगा, यहाँ बचेगा 3, उतारेंगे 0, 7 चौके 28, यहाँ पर शेष बच जा रहा है 2। तो यहाँ पर देखेंगे अभी भी 100 में से 2 कम करना पड़ेगा, तब 7 से भाग पूरा जाएगा, क्योंकि शेष 2 बच जा रहा है। तो 100 में से अब हम यदि 2 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 98। तो 98 में 7 से पूरा भाग जाएगा। लेकिन देखेंगे ये तो 2 ही अंक की संख्या, हमको 3 अंक की संख्या लेना है। तो इसमें अब हम +7 कर देते हैं, तो अगली संख्या पता चल जाएगा। तो 7 और 8 को यहाँ जोड़ेंगे तो 15 की 5, असले का 1, और ये हो जाएगा 105। तो यहाँ पर देखेंगे ये 105 जो है 3 अंक का नंबर हो चुका है। तो 100 से भाग देकर देख लेंगे, तो जो शेष बचेगा घटा दिए हमने, 98 आ गया। लेकिन ये 2 नंबर की संख्या थी, हमको 3 नंबर चाहिए था, तो इसमें और +7 कर देंगे, तो इस 105 में भी पूरा भाग चले जाएगा। तो देखते हैं ये पहला नंबर हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 105। अब इसके बाद अगला नंबर लेने के लिए इसी में फिर से +7 कर देंगे। तो 7 और 5 ये हो जाएगा 112। फिर इसमें +7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 119। फिर इसमें +7 कर देंगे तो 126। इसी टाइप से +7 कर करके आगे नंबर देते जाएंगे। तो ये नंबर पूरा 7 से भाग जा रहा है। अब 3 अंक की लास्ट वाली संख्या भी देख लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होती है 999, तो इसमें भी हम 7 से भाग देकर देख लेते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या भी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे 7 एकम 7 होगा, यहाँ बचेगा 2, उतारेंगे 9, 7 चौके 28 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, उतारेंगे 9, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 5। तो देखेंगे 5 शेष बच जा रहा है। तो अब हम 999 में से 5 को घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 994। तो सबसे बड़ी 7 से भाग जाने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 994। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 994। तो ये लास्ट वाली भी संख्या पता चल गई। तो अब हम यहाँ पे कितने नंबर आए हैं ये हमें ज्ञात करना है। 3 अंक वाली 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या होती है। तो यहाँ पे कितने नंबर है, यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देख लेते हैं, जो शुरू वाला नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा a का मान, प्रथम पद। अब हम d का मान देख लेते हैं। तो हमने देखेंगे यहाँ सब में से 7 घटाए हैं, और फिर भी घटा लेते हैं। 112 में से 105 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 7, यानी कि d का मान हो गया 7। n का मान हमें यहाँ पे नहीं पता है, n का मान ज्ञात करना है।
ए एन का मान यानी कि लास्ट वाला पद देखेंगे हमें पता है 994, तो यहाँ रख लेते हैं। ये इतने मान हमें पता चल गए। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और एन का मान ज्ञात करेंगे। देखेंगे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिए। ए एन का मान अभी हमने लिखे थे 994 बराबर ए का मान रखे हैं 105 धन एन का मान तो नहीं पता है, डी का मान है 7, तो इसको भी कोष्टक में ले लेंगे। पहले धन 105 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ऋण में जाएगा, तो ये हो जाएगा 994, 105 इधर आके ऋण 105 हो जाएगा बराबर एन ऋण 1 और ये हो जाएगा 7। तो 994 में से 105 को हम घटा लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 889 बराबर में हो जाएगा एन ऋण 1 और इस तरफ में है 7। तो हम यहाँ से 7 को पक्षांतर करेंगे, इसके भाग में जाएगा तो 889 के बटे में 7 हो जाएगा बराबर में एन ऋण 1। तो अब 7 से इसको अब हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे पहले भाग जाएगा 7 एकम 7, यहाँ शेष बचेगा 1, उतारेंगे 8, 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 4, उतारेंगे 9, 7 सतैया 49। तो देखेंगे यहाँ पे 127 बार भाग जा रहा है, तो यहाँ पे हमने काटे हैं तो ये हो गया 127, तो यहाँ पे हो जाएगा 127 बराबर में एन ऋण 1। अब हम ऋण 1 को भी इसी तरफ ला लेंगे, तो ये हो जाएगा 127 धन 1 बराबर में हो जाएगा सिर्फ n, ऋण 1 इस तरफ आके धन 1 हो जाएगा, तो 127 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 128। तो n का मान हो रहा है 128, तो 3 अंकों वाली जो संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी 128 होंगी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है उसमें बोला है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, यानी इसमें भी n का ही मान ज्ञात करना है। तो गुणज का मतलब 4 के पहाड़े में 10 और 250 के बीच कितने संख्या आती है ये देखना है। तो 10 तो नहीं आता 4 के पहाड़े में, 11 भी नहीं आता। देखेंगे 4 के पहाड़े में 12 आता है, तो पहला नंबर तो हो जाएगा 12, फिर इसी में प्लस 4 करते जाएंगे, तो 12 और 4 16, फिर 16 और 4 20, फिर 20 और 4 24। ये सारे नंबर देखेंगे 4 के पहाड़े में आते हैं। अब हम लास्ट वाला नंबर पता कर लेते हैं, तो 250 में हम 4 से भाग दे देते हैं, तो जितना शेष बचेगा उसको हम घटा देंगे। तो 250 में हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 छिंग 24, यहाँ हो जाएगा शेष बचेगा 1, उतारेंगे 0, फिर 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा शेष बचेगा 2। देखेंगे यहाँ पर शेष 2 बच रहा है, तो 2 को हम 250 में से हम घटा देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा 4 से, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4 और ये 2, यानी कि 248 जो संख्या है उसमें 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 248। तो 250 के पहले जो संख्या होगी 248 और 10 के बाद है 12। तो ये हमारे सारे नंबर पता चल गए। n का मान इसमें ज्ञात करना है। जो शुरू का जो नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा 12। यहाँ पर देखेंगे d जो है सार्वंतर 4 4 का अंतर लिए हमने और फिर भी घटा लेते हैं। 16 में से 12 घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा 4 और n का मान तो यहाँ पर नहीं पता है, n का मान ज्ञात करना है। और an यानी कि जो लास्ट वाला जो पद है वो हमें पता है 248। तो अब हम इसमें सूत्र रख लेते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो अब हम यहाँ पे मान रख दे रहे हैं, an की जगह रखेंगे 248 बराबर a की जगह रखेंगे 12 धन n का मान तो नहीं पता, n माइनस 1 वैसे रहेगा। d का मान है हमारे पास 4। तो अब धन 12 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 248 ऋण 12 बराबर ये हो जाएगा n ऋण 1 और कोष्टक में है 4। तो 248 में से 12 को हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 236 बराबर n ऋण 1 और ये हो जाएगा 4। 4 को अब हम इसके पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, तो 236 के बटे में 4 हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा n ऋण 1। तो देखेंगे 4 से 236 को हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, यहाँ 3 बचेगा 36 हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा, यानी कि 59 बार ये भाग जा रहा है। तो ये हो जाएगा 59 बराबर n ऋण 1। ऋण 1 को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो 59 धन 1 हो जाएगा, बराबर में बच रहा है n। तो 59 और 1 को हम यहाँ जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा, अतः n बराबर 59 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 60। तो यहाँ पे 60 पद होंगे टोटल, जो 4 के गुणज होंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज होंगे यहाँ पे 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे n के किस मान के लिए, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। दो समांतर श्रेणियां दी हुई है, इनके nवें पद बराबर हो रहे हैं,
यहाँ पे nवें पद, दोनों श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। तो पहले हम दोनों श्रेणी के a और d के मान निकाल लेते हैं और फिर nवें पदों को बराबर कर लेंगे। तो इससे हमें n का मान ज्ञात हो जाएगा। देखेंगे अभी हमने पहली समांतर श्रेणी लिखे हुए हैं 63, 65, 67, ऐसे ही आगे जाते जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो a का मान दिया हुआ है हमें दिया है 63 और d का मान हम निकाल लेते हैं। d का मान निकालने के लिए 65 में से 63 को घटा देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2 का अंतर आ रहा है, तो d का मान है यहाँ पर 2। अब हम दूसरी श्रेणी लेते हैं, तो ये दूसरी श्रेणी में भी देखेंगे यहाँ पर a का मान हो रहा है 3, d का मान निकाल लेते हैं, 10 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 7 का अंतर आ रहा है, तो इसमें d का मान आ रहा है 7। अब हमने अभी प्रश्न में पढ़े हैं कि दोनों के nवें पद बराबर हैं, तो दोनों के nवें पद का मतलब यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहली एपी मतलब पहली समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर है दूसरी श्रेणी एपी का nवां पद, दोनों के nवें पद बराबर हैं। तो दोनों के nवें पद का सूत्र होगा यानी कि an के बराबर में हो जाएगा an। तो पहली स्टेप से हमने रखेंगे मान, तो यहाँ पर देखेंगे इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, यहाँ पर भी इसका सूत्र होगा a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर देखेंगे हमें पहली श्रेणी के मान रखना है और यहाँ पर दूसरी श्रेणी के मान रखना है। तो पहली श्रेणी में देखेंगे a का मान, यह है पहली श्रेणी, उसमें a का मान है 63, तो यहाँ रखेंगे 63 धन n का मान तो हमें नहीं पता है तो ये n ऋण 1 ऐसे ही रहेगा। d का मान देखेंगे पहली श्रेणी में d का मान है 2, तो यहाँ रख दिए 2 बराबर। अब आ जाते हैं दूसरी श्रेणी में, दूसरी श्रेणी में a का मान है 3, तो यहाँ रखेंगे 3 धन n ऋण 1 ऐसे ही रह जाएगा और d का मान देखेंगे यहाँ पर आ रहा है 7। तो अब हम इसको पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2 का अंदर गुणा कर लेते हैं, कोष्टक अलग कर लेते हैं, यहाँ पे 7 का अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 63 धन 2 का n में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n ऋण 2 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर 3 धन 7 का n में करेंगे तो ये हो जाएगा 7n ऋण 7 एकम 7। n वाली संख्याओं को एक तरफ करेंगे और बाकी सारी संख्याओं को दूसरी तरफ करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे पहले से 2n है और धन 7n को इसी तरफ ला लेते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 7n बराबर, इस तरफ में पहले से 3 है ऋण 7 है और धन 63 को इसी तरफ ला लेते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 63 और ऋण 2 को इस तरफ ला लेते हैं तो ये हो जाएगा धन 2। क्या हमने यहाँ पे क्या करे हैं कि n वाली संख्याओं को एक पक्ष में करे हैं और संख्या को दूसरी पक्ष में ला लिए हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे धन ऋण ये घट जाएगा तो 7n में से 2n घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5n और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा बराबर। यहाँ पे अब हम इनको हल कर लेते हैं, तो पहले ये 2 संख्या को घटा लेंगे और फिर ये 2 संख्याओं को। तो 7 में से 3 देखेंगे धन ऋण ये भी घट रहा है तो 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। 63 में से 2 ये भी घट रहा है तो यहाँ हो जाएगा 61 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। तो अब देखेंगे ऋण तो यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये इस तरफ में तो ऋण 5n ही रहेगा और यहाँ पे 61 और 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 65 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। ऋण 5 को हम पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ बटे में जाएगा तो ऋण 65 के बटे में ऋण 5 जाएगा, ऋण से ऋण यहाँ पे कट जाएगा और 5 से 65 देखेंगे 13 65 होता है, 13 बार में कट जाएगा यानी कि n का मान आ रहा है 13। तो दोनों श्रेणी के जो 13वें पद होंगे वो बराबर होंगे यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है उसमें अभी हमें एपी ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी बनाना है और तो इसमें अब हम एपी बनाएंगे। यहाँ पे हमें तीसरा पद दिया है 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो पहले हम ये वाली लाइन से एक समीकरण बनाएंगे और ये वाली लाइन से दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। तीसरा पद 16 है तो देखते हैं यहाँ पे तीसरा पद का सूत्र होगा, यानी तीसरा पद को दर्शाएंगे a3 से, ये दिया हुआ है 16 तो तीसरे पद का सूत्र हो जाएगा a धन 2d बराबर 16। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम आगे की लाइन पढ़ते हैं। हमें दिया है जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है बोल रहा है तो जोड़ेंगे 12 अधिक है बोल रहा है इसलिए 5वें पद में ही 12 को जोड़ देंगे। तो 7वां पद का सूत्र हो जाएगा, यानी 7वें पद को बोलेंगे a7 बराबर 5वां पद को बोलेंगे a5 धन
12। तो सातवें पद का सूत्र हो जाएगा a धन 6d बराबर पांचवें पद का सूत्र होगा a धन 4d धन यहाँ पर है 12। a और d वाली संख्याओं को बराबर के इस तरफ ला लेते हैं। तो इस तरफ में तो पहले से a धन 6d लिखा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं a धन 6d। इस तरफ से हम धन a को इसी तरफ ला लेंगे तो ऋण a हो जाएगा, और 4d को इसी तरफ ला लेते हैं तो ऋण 4d हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण a और ऋण 4d बराबर में देखेंगे इस तरफ बच रहा है 12। तो ऋण a में से धन a तो यहाँ घट जाएगा, तो 6d में से यहाँ 4d देखेंगे घट जा रहा है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2d बराबर में आ रहा है 12। तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ 12 के बटे में जाएगा, तो 2 से देखेंगे 12 यहाँ पे 6 बार में कट रहा है, यानी कि d का मान आ रहा है 6। तो d का मान आ गया। अब हम इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो d का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 उतार लिए हमने। यहाँ पर a का मान तो नहीं पता है, रखना है 6 बराबर में है 16। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 बराबर में है 16। धन 12 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, a बराबर 16 ऋण 12 हो जाएगा, धन 12 उधर जाके 16 में से 12 को घटा दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि पहला पद जो आ गया हमारा 4। तो अब a और d दोनों के मान पता चल गए। अब हम यहाँ पर बना लेंगे समांतर श्रेणी। तो AP बराबर देखेंगे पहला पद तो 4 है, दूसरा पद निकालने के लिए ये 6 को उसमें प्लस करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 धन 6। तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, ये हो जाएगा दूसरा पद। तीसरा पद को 10 में ही 6 को प्लस करते जाएंगे, तो 10 धन 6 यानी कि हो जाएगा 16। और अगला पद निकाल लेते हैं, तो 16 में ही 6 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। तो इसी टाइप से श्रेणी हम बना सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे पहला पद हो गया 4, दूसरा पद 10, फिर हो गया 16, फिर आ गया 22। इसी टाइप से अब हम यहाँ पे श्रेणी और आगे बना सकते हैं। तो ये आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसमें देखेंगे ये जो क्वेश्चन है सेम उदाहरण के जैसा है, उदाहरण नंबर 8 के जैसा ये क्वेश्चन सेम है। तो देखेंगे यहाँ पे एक श्रेणी दी हुई है और आगे प्रश्न में लिखा है कि अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। अंतिम मतलब 253 से हमें 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब उल्टी तरफ चलना है इस तरफ में। तो अब हम पहले इसको श्रेणी को लिख लेते हैं। तो देखेंगे हमें यहाँ पर एक श्रेणी दी हुई है 3, 8, 13 और लास्ट में दिया 253। तो यहाँ पे बोल रहा था अंतिम पद से, तो अब हम लिख लेते हैं अंतिम पद से। तो जब अंतिम पद से इधर से देखने के लिए बोलेगा तो हम इस श्रेणी को पलटा लेंगे, यानी कि हो जाएगा 253, फिर डैश 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 और इधर पे है 13, 8 और है 3। तो यहाँ पर देखेंगे हमें पहला जो पद हो गया हमारा 253 हो जाएगा। a का मान हम लिख लेंगे 253 और अंतर देख लेते हैं। अंतर देखने के लिए दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाते हैं, यानी कि सार्वंतर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 3 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 5 आएगा, बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह, तो ऋण 5 यहाँ पे d हो जाएगा। और देखेंगे लास्ट वाला पद को हम यहाँ मान लेते हैं नहीं, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में लिखा है कि 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 20वां पद हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी कि n का मान है यहाँ पर 20, हमें a 20 का मान ज्ञात करना है। a 20 हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, जहाँ n का मान है यहाँ पर 20, a का मान हो गया 253 और d का मान हो गया ऋण 5। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला रख के मान रख लेते हैं। सूत्र हो जाएगा an बराबर a प्लस n-1d। तो an की जगह देखेंगे an तो हमें ज्ञात करना है, n का मान है यहाँ पर a 20 बराबर a की जगह रखेंगे 253 धन n का मान तो यहाँ पे रखना है 20 ऋण 1 और d का मान देखेंगे यहाँ पे ऋण 5 का अंतर आ रहा था तो इसको कोष्टक में लेंगे। तो यहाँ पे अब हम हल कर लेते हैं। तो a 20 तो ये तो 253 ही रहेगा धन 20 में से 1 को यहाँ घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 19 और यहाँ पर है ऋण 5, तो ये हो जाएगा 253। यहाँ देखेंगे 19 और 5 का गुणा करेंगे तो धन ऋण का यहाँ ऋण हो जाएगा, 19 पंचे 95 हो जाएगा और धन ऋण का यहाँ ऋण हो गया। 253 में से 95 को अब हम घटा ले रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 158। तो देखेंगे a 20 का मान आ गया 158, यानी कि अंतिम पद से 20वां जो पद हो जाएगा, अतः अंतिम पद से 20वां पद हो गया हमारा 158। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है।
अभी देखेंगे यहाँ पे 3 क्वेश्चन और हैं। तो यहाँ पे एक एपी का चौथा और 8वां पदों का योग दिया हुआ है 24 और 6वें और 10वें पदों का योग दिया है 44। तो एपी के हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो पहले हम ये वाली लाइन से समीकरण 1 बनाएंगे और इससे समीकरण 2 बनाएंगे और फिर हम इसमें प्रथम 3 पद ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रश्न में लिखा है कि चौथे पद और 8वें पदों का योग दिया हुआ है हमें 24। तो यहाँ पर देखेंगे चौथे पद को लिखेंगे A4 प्लस 8वें पद को लिखेंगे A8 बराबर में 24। तो इसका हम मान रख लेते हैं। तो A4 हो जाएगा A प्लस 3D धन 8वां पद का हो जाएगा A धन 7D बराबर 24। एक A और एक A देखेंगे यहाँ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2A धन 7D और 3D यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10D बराबर में हो जाएगा 24। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। अब हम सेकेंड लाइन पढ़ेंगे। सेकेंड लाइन में देखेंगे 6वां पद और 10वां पद दोनों का योग दिया हुआ है 44। तो 6वां पद को लिखेंगे A6 और 10वां पद को A10 बराबर 44। तो 6वां पद का यहाँ सूत्र हो जाएगा A धन 5D और 10वां पद का हो जाएगा A धन 9D बराबर हो जाएगा 44। तो A और A यहाँ जुड़ के 2A हो जाएगा। 5D और 9D यहाँ पर जुड़ के 14D हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 44। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक के नीचे एक उतार लिए हैं। यहाँ पे पहले नीचे के सभी के चिन्ह बदल देंगे। तो ये धन की जगह ऋण हो जाएगा, धन की जगह ऋण, धन की जगह ऋण हो जाएगा। 2A में से 2A घट जाएगा और धन ऋण ये भी घट रहा है। 14 में से 10 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4D और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा बराबर 44 में से यहाँ पर 24 को घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। ऋण 4 को आप पक्षांतर करेंगे तो 20 के बटे में जाएगा। तो देखेंगे ऋण से ऋण यहाँ पे कट जाएगा और 4 से 20 भी यहाँ पे 5 बार में कट रहा है, यानी कि D का मान आ रहा है 5। तो अब हम D का मान कोई भी एक समीकरण में रख के A का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2A तो वैसे ही रहेगा धन 10 और D की जगह रख देंगे हम 5 बराबर है 24। 10 और 5 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 10 पन्ना 50 बराबर है 24। तो धन 50 को इस तरफ ले जाएंगे तो 2A बराबर 24 और धन 50 इधर आके ऋण 50 हो जाएगा। तो 2A बराबर 50 में से 24 को घटा देंगे तो यहाँ पे 26 बचेगा और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह जाएगा। अब 2 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 26 के बटे में जाएगा। 2 से 26 यहाँ पे 13 बार में कट जाएगा, यानी कि A का मान आ रहा है ऋण 13। तो A का मान भी पता चल गया, D का भी मान पता चल गया। अब हम इसकी समांतर श्रेणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला पद हो गया A1, पहला पद तो हमेशा ऋण 13 ही रहेगा। दूसरा वाला पद देख लेते हैं। ऋण 13 में जो D का मान आया है उसको हम जोड़ते जाएंगे, यानी कि धन 5। तो ये हो जाएगा 13 में से 5 घट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण 8। तो सेकेंड वाला पद हो जाएगा ऋण 8। तीसरा वाला पद देख लेते हैं। तो जो ऋण 8 है उसी में हम 5 को जोड़ेंगे तो 8 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा ऋण 3। तो ये सेकेंड वाला पद हो जाएगा ऋण 3। अब हम एक और पद निकाल लेते हैं। तो ऋण 3 में से ही उसी में प्लस करेंगे 5 तो धन ऋण ये भी घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और बड़ी संख्या के सामने का धन चिन्ह आएगा। तो जब भी श्रेणी बनाना है तो जो D का मान आता है उसी को उसमें प्लस करते जाते हैं। तो अब यहाँ हम लिख लेते हैं अतः AP हमें समांतर श्रेणी बनाना था। तो पहला पद तो ऋण 13 था, दूसरा पद ऋण 8, फिर है ऋण 3, फिर 2। इसी टाइप से और भी आगे हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वें सवाल में देखेंगे सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये मासिक वेतन पद पे कार्य आरम्भ किया है और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हो रही है। तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। तो अब 1995 से चालू करा है और हर वर्ष उसका 200 रुपये वेतन वृद्धि होती जा रही है। तो पहला पद तो हमारा 5000 हो जाएगा, उसमें प्लस 200 करके हम श्रेणी बना लेते हैं। फिर देखेंगे 7000 रुपये किस वर्ष में हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 1995 में वेतन है उसका 5000 रुपये और मासिक वृद्धि यहाँ पे वेतन वृद्धि हो रही है उसकी 200 रुपये और लास्ट में उसके हो रहे हैं 7000 रुपये। तो पहले हम यहाँ पर श्रेणी बना लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं अतः AP देखेंगे पहले तो 5000 रुपये था प्लस उसमें 200 सेकेंड वाली श्रेणी बनाएंगे। तो दूसरे नंबर का निकालने के लिए 5000 में ही 200 को जोड़ देंगे
तो ये हो जाएगा 5200। तीसरे नंबर की श्रेणी हो जाएगी 5400। इसी टाइप से ये श्रेणी ऐसी बढ़ते जाएगी। वहां पे लास्ट में लिखा है कि किस वर्ष 7000 रुपये हो जाएगी, तो लास्ट वाला पद हम ले लेंगे 7000। तो ये किस वर्ष में है, यानी कि nवा पद, n का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। nवा पद दिया है 7000। तो देख लेते हैं यहाँ पे a का मान यहाँ पे हो गया हमारा 5000। d का मान देख लेते हैं कितने कितने का अंतर है, तो हमने 200 रुपये यहाँ प्लस करते गए हैं, तो d का मान यहाँ पर हो गया 200। n का मान तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, और जो an दिया हुआ है nवा पद 7000 है, तो an का मान रख देंगे 7000। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an की जगह रखना है 7000 बराबर a की जगह रखना है 5000 धन n का मान तो ज्ञात करना है, और d का मान रखना है 200 रुपये का अंतर है इसमें। 5000 को पहले हम बराबर के इस तरफ ला लेंगे, तो हो जाएगा 7000 ऋण 5000 बराबर, यहाँ पर पहले से n ऋण 1 लिखा हुआ है और कोष्टक में है 200। 7000 में से 5000 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2000 बराबर में n ऋण 1 और फिर 200 है। तो यहाँ से देखेंगे हम 200 को पक्षांतर करेंगे तो इसके भाग में जाएगा, तो 200 के बटे में जाएगा 2000 के बटे में चले जाएगा 200 बराबर में यहाँ बचेगा सिर्फ n ऋण 1। देखेंगे यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से यहाँ पे 20 10 बार में कट जाएगा, तो यानी कि इस तरफ में बच रहा है 10 और इधर पे n ऋण 1 बच रहा है। ऋण 1 को हम इस तरफ ला लेते हैं तो इधर धन में आएगा, तो बराबर में बचेगा n, यानी कि यहाँ पे हो रहा है 11, n का मान आ रहा है 11। तो 11वां जो पद होगा वही होगा 7000 रुपये। तो अतः अब हम यहाँ पे वर्ष भी निकालना है, तो जो 1995 था हमारा सबसे शुरू में, उसमें हम 11 यहाँ पे प्लस कर देंगे, 11 वर्ष प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 2006 हो जाएगा। मतलब कि जो 7000 रुपये हैं वो 2006 में होंगे। तो हम इस टाइप से लिख लेते हैं कि कहते हैं 2006 में उसका वेतन 7000 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखेंगे एक रामकली है, किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में उसने 50 रुपये की बचत की है और फिर अपने साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाते जा रही है। मतलब पहला जो पद रहेगा 50, उसमें 17.5 को जोड़ते जाना है और श्रेणी बनाना है। तो nवें सप्ताह में, यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना है, साप्ताहिक बचत उसकी 207.50 हो जाती है, तो ये लास्ट वाला पद हो जाएगा। तो हमें n का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, तो आइए हम श्रेणी बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रथम सप्ताह में बचत कर रही है वो 50 रुपये की, और फिर इसके बाद के हर सप्ताह में 17.5 रुपये इसमें बढ़ाते जा रही है। तो अब हम यहाँ पे इसकी श्रेणी बना लेते हैं। अतः AP बराबर पहला तो हो जाएगा 50, इसी में अब हम 17.5 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 67.5, फिर इसमें 17.5 फिर प्लस कर देंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे प्लस करते जाना है, तो ये जाएगा 15 की 5 हंसले का 1 85.0। तो अगला पद हो गया हमारा 85.0। इसी के आगे और इस टाइप से और भी पद निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट वाला पद, वहां पर भी हमें दिया हुआ है 207.50। ये लास्ट वाला पद हमें दिया हुआ है 207.50। तो हमने यहाँ पर देखेंगे एक श्रेणी बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला वाला पद है ये आया है हमारा 50, और जो D का मान अंतर हमने रखे यहाँ पे 17.5 का, और देखेंगे n का मान तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, लेकिन जो an है लास्ट वाला जो पद है वो हमें दिया हुआ है 207.50। तो इतना मान तो हमें दिया हुआ है, बस हमें फॉर्मूला रखना है और मान निकालना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखेंगे an की जगह रखना है 207.50 बराबर a की जगह रखेंगे 50 धन n का मान तो हमें ज्ञात करना है, d की जगह रखना है 17.5। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे पहले धन 5 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो ये जाएगा 207.50 ऋण 50 हो जाएगा, धन 50 इधर आके ऋण 50 बराबर n माइनस 1, और इधर पे हो जाएगा 17.50। 207.50 को 50 से घटाएंगे, तो आप इस तरह से इसको उतारेंगे, 50 के नीचे नहीं उतारेंगे क्योंकि यहाँ पे दशमलव नहीं लगा है।
तो लास्ट में दशमलव लगा के 00 लगा सकते हैं। अब हम घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और 7 और 20 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 157.50 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 157.50 बराबर में बचेगा n ऋण 1 और 17.5। अब हम ये 17.5 को पक्षांतर करेंगे तो इसके बटे में जाएगा। तो 157.50 के बटे में जाएगा पूरा 17.5। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे दो संख्या के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर भी हम दो संख्या के पहले दशमलव बना सकते हैं। तो यहाँ इसके बाद 1 0 और लगा सकते हैं। तो दशमलव से दशमलव यहाँ पे कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 157 और 50 पूरे के बटे में 1750। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 0 से तो 0 कट जाएगा और इस तरफ में तो n ऋण 1 है। 175 में से 1575 को हम काट देते हैं। यहाँ पर देखेंगे 175 से हमें भाग देना है 1575 में। तो अब हम देखते हैं 175 के पहाड़े में कितने बार में 1575 आता है। तो हम यहाँ पे 9 से गुणा करके देखेंगे। तो 9 पन्ना 45 की 5 हंसले का 4, 9 7 63 और 4 67 की 7 हंसले का बचेगा 6 और 9 एकम 9 और 6 यहाँ हो जाएगा 15। मतलब आ रहा है 9 बार में 1575 आ रहा है। तो हम यहाँ पे 175 से डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे 9 बार में कट रहा है। तो ये हो जाएगा 9 बराबर n ऋण 1। तो ऋण 1 को अब हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 9 धन 1 हो जाएगा। ऋण 1 इस तरफ आके धन 1 हो जाएगा बराबर में हो जाएगा n। तो 9 और 1 यहाँ जुड़ जाएगा तो यानी कि 10 हो जाएगा। n का मान आ रहा है 10, मतलब कि 10वें सप्ताह में उसकी बचत हो जाएगी 207.50 रुपये। तो n का मान हमें ज्ञात करना था। तो यही आंसर हो चुका है। तो देखेंगे यहाँ पे सभी क्वेश्चन यहाँ पे हल हो चुके हैं। तो ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। तो आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को, तो ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।